dear students. Today we are going to discuss about a very important topic, that is compound epithelium. Dear students, in this chapter we have already started with the epithelial tissue. हमने epithelial tissue की बात की थी that there are of two types. Simple epithelium भी होता है और compound epithelium भी होता है. अब ये जो simple epithelium था, that simple epithelium is made up of only a single layer of cells. Simple epithelium is made up of only single layer of cells. ठीक है, तो जब हम सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो उसका मतलब ये जो एक लेयर है, उनके जो सेल्स हैं उनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती. सो सेल्स आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विथ वेरी लेस इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. राइट, सेल्स इतने पास में अटैच्ड है एक दूसरे से कि बीच में कोई भी तरह के इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते. तो हमने ये बात की थी दैट सिंपल एपिथेलियम में हम इंक्लूड करते हैं स्क्वैमस सेल्स को, मतलब स्क्वैमस एपिथेलियम. सेकेंड वाज क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड द थर्ड वन इज कोलमनार एपिथेलियम. स्क्वैमस जो कंप्लीटली फ्लैट सेल्स थे, क्यूबॉइडल जो क्यूब शेप के सेल्स थे, और कोलमनार जो टॉल और स्लेंडर पतले और लंबे जो सेल्स थे वो थे कोलमनार सेल्स. इसके अलावा हमने बात की थी कि क्यूबॉइडल सेल्स और कोलमनार सेल्स ये दोनों के पास या तो माइक्रोविलाई भी हो सकती है या तो सीलिया भी हो सकता है. मतलब माइक्रोविलाई कौन सी जगह पे होगी? एट दोज प्लेसेस वेयर द फंक्शन इज अब्जॉर्प्शन. अगर ज्यादा एब्जॉर्ब करने का काम है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, राइट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है उन पे माइक्रोविलाई होता है. तो ये माइक्रोविलाई क्यों होता है? क्योंकि वहां पे क्या फंक्शन रहता है? अब्जॉर्प्शन का फंक्शन रहता है. ऐसे ही क्यूबॉइडल और कोलमनार सेल्स के पास सीलिया भी हो सकता है, तब उसे कहा जाता है सीलिएटेड एपिथेलियम. और ये सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन द हॉलो ट्यूब्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब, जहाँ पे कोई सब्सटेंस को आगे मूव ऑन करना है, जैसे कि म्यूकस को आगे शिफ्ट करना है या एग सेल को आगे ट्रांसपोर्ट करना है, तो वहां पे सीलिएटेड सेल्स काम लगते हैं. जो क्यूबॉइडल और कोलमनार सेल्स सिक्रीशन का काम करते हैं, दे आर रिफर्ड टू बी ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसमें दो तरह के ग्लैंड्स थे. आइदर अ ग्लैंड कैन बी अ सिंगल सेल और अ ग्लैंड कैन बी इवन मल्टीसेल्युलर. गॉबलेट सेल वाज एन एग्जांपल ऑफ अ ग्लैंड व्हिच इज अ सिंगल सेल, जबकि मल्टीसेल्युलर कब होती है? जब सलाइवरी ग्लैंड की बात करें, पैंक्रियाटिक ग्लैंड की बात करें, तो वो मल्टीसेल्युलर होती है. ग्लैंड्स और दो टाइप की थी ऑन द बेसिस ऑफ हाउ एंड व्हाट दे सिक्रीट. वो था एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन. जो ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करती है वो एंडोक्राइन, और जो एंजाइम्स रिलीज करती है वो एक्सोक्राइन. एंजाइम्स के साथ साथ डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बिकॉज दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी डक्ट्स. इंस्टेड वो क्या करते हैं? अपना सिक्रीशन नियर बाय ब्लड या लिम्फ में पास कर देते हैं. जबकि एक्सोक्राइन में क्या होता है? डक्ट्स प्रेजेंट होती है. तो इतनी बात हमने ऑलरेडी कर ली है अबाउट द सिंपल एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं टू द टॉपिक कंपाउंड एपिथेलियम. तो जैसे सिंपल एपिथेलियम इट वाज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, same way compound epithelium will be made up of multiple layers of cells. So it consists of 2 to 3 layers of cells. मतलब सिंगल लेयर नहीं होता, there will be multiple layers of this type of epithelium. ठीक है, तो कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ पे लोकेटेड होगा? तो जैसे सिंपल एपिथेलियम के लोकेशंस हमने डिस्कस किए थे, वैसे कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो ये जो एपिथेलियम है इसका मेन फंक्शन सिक्रीशन या अब्जॉर्प्शन करना नहीं होता. कंपाउंड एपिथेलियम का मेजर फंक्शन होता है प्रोटेक्शन. तो हर जो जगह पे जहाँ पे ज्यादा वेयर एंड टेयर हो रहा है, जहाँ पे ज्यादा एब्रेशंस हो रहे हैं, उन लोकेशंस पे कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है. सो इट्स फंक्शन, इट हैज अ लिमिटेड रोल इन secretion
एंड एब्जॉर्प्शन। इनका बहुत ही लिमिटेड रोल है, किसमें, कुछ सिक्रीट करने में या कुछ अब्सॉर्ब करने में। ये रोल क्या हो जाता है, लिमिटेड रहता है, ठीक है। तो रोल ज्यादा कब होता है, इसमें तो लिमिटेड रोल है। तो मोर इज द रोल इन, इट्स मेजर रोल इज, इट्स मेजर रोल इज प्रोटेक्शन against chemical and mechanical stress, chemical and mechanical stress। तो कंपाउंड एपिथेलियम सबसे पहला पॉइंट मल्टी लेयर्ड होता है, राइट। 2 से 3 या ज्यादा लेयर्स भी हो सकते हैं, अबाउट 4 to 5 लेयर्स ऑफ सेल्स कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट। लिमिटेड रोल है, मतलब बहुत ही कम रोल रहता है इनका सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन में। मतलब ये सिक्रीट कुछ करने के लिए या अब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बने गए। सिक्रीट और अब्जॉर्प्शन मेजर रोल किसका होता है, सिंपल एपिथेलियम का होता है। तो इनका मेजर रोल रहता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट, एनी टाइप ऑफ केमिकल डैमेज और मैकेनिकल डैमेज। तो ये ऐसे पार्ट्स पे प्रेजेंट होता है जहां पे सबसे ज्यादा डैमेज होता है, जैसे कि हमारी बकल कैविटी। हमारी जो बकल कैविटी है उसमें हम कॉन्स्टेंटली वी आर च्यूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, वी आर स्पीकिंग अ लॉट, वी टॉक अ लॉट, ड्यू टू विच द लाइनिंग ऑफ द बकल कैविटी ऑफन गेट्स डैमेज। तो ये डैमेज को रिकवर या ट्रीट करने के लिए कंपाउंड एपिथेलियम होता है। मतलब कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है उसमें सबसे नीचे ये जो लेयर है उसे कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। वैसे तो सारे ही एपिथेलियल टिश्यू एक नॉन सेल्यूलर, मतलब एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो एक नॉन सेल्यूलर लेयर पर ही प्रेजेंट होते हैं, और नॉन सेल्यूलर लेयर को कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसमें नीचे क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ऊपर की तरफ जाते जाते ये सेल्स थोड़े फ्लैट होते जाते हैं, like this. As you can see, there is presence of cuboidal cells at the base. सबसे नीचे क्यूबॉइडल सेल्स है, पर जैसे जैसे हम ऊपर मूव हो रहे हैं तो ऊपर के सेल्स कैसे होते जा रहे हैं, थोड़े फ्लैट होते जा रहे हैं। मतलब ये जो लेयर होता है ये लेयर को कहते हैं जर्मिनेटिव लेयर। जर्मिनेटिव मतलब जैसे जैसे ऊपर के सेल्स डैमेज होते जाते हैं वैसे नीचे के सेल्स और न्यू सेल प्रोडक्शन करते रहते हैं। मतलब ये जो जर्मिनेटिव लेयर है दैट विल बी गिविंग राइज टू न्यू लेयर्स ऑफ सेल्स, and these cells, these dead cells are often going to be replaced. Why? Because these cells will be having the maximum exposure to any of the damage, right? जैसे मैंने बकल कैविटी कहा, स्किन कहा, तो ये स्किन है, बकल कैविटी है, हमारा फेरिंग्स है, यहाँ के सेल्स काफी ऑफन डैमेज हो जाते हैं। तो डैमेज हो जाते हैं तो रिप्लेसमेंट भी जल्दी चाहिए, तो जल्दी रिप्लेसमेंट जो है दैट विल टेक प्लेस बाय दिस जर्मिनेटिव लेयर, बिकॉज इट कीप्स ऑन प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स। As it keeps on producing new cells, the topmost cells often get replaced. So that is the concept behind having compound epithelium. इसलिए हम लिखते हैं कि उनका रोल क्या है, प्रोटेक्शन। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बोलना या बात करना या फूड च्यू करना वही डैमेज हुआ, that is mechanical damage. But there are different types of enzymes also released, right? So that will be also relieving the chemical stresses. तो ये compound epithelium की ये मैंने कहा जर्मिनेटिव लेयर, ठीक है, क्योंकि ये नए सेल्स को इट गिव्स राइज टू न्यू सेल्स, सो जर्मिनेटिव लेयर। अब ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है ये 2 तरह का होता है, मैं यहीं से कर देती हूँ। वैसे तो ये इतना पोर्शन आपकी बुक में नहीं दिया है, सो वी आर डिस्कसिंग इट इन ब्रीफ ओनली राइट नाउ, राइट। तो कंपाउंड एपिथेलियम 2 तरह का होता है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम and transitional epithelium. Compound epithelium is of 2 types. Stratified भी होता है और transitional भी होता है।
तो स्ट्रैटिफाइड मतलब दे जस्ट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रैटा, दोनों दिखने में तो ऐसे ही होते हैं, स्ट्रैटा मतलब लेयर्स। तो ये जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। अब केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड क्या होता है? Those topmost layer of cells if they have presence of keratin, keratin एक तरह का प्रोटीन है, मतलब अगर ये topmost cells जो हैं they are dead and they have presence of keratin in them, then they are called keratinized. So that is we mention that topmost layer of cells have keratin. केराटिन इज अ प्रोटीन, ठीक है। केराटिन प्रोटीन जो होता है जैसे हमारे नेल्स में होता है, राइट, हमारे हेयर में होता है, तो ये केराटिन अगर डिपॉजिट हुआ हो सेल्स में तो उसे कहते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। और केराटिन अगर ना हो, सो एब्सेंस ऑफ केराटिन, एब्सेंस ऑफ केराटिन, तो उसे हम कहेंगे नॉन केराटिनाइज्ड। तो केराटिनाइज्ड कहां पे होता है? केराटिनाइज्ड का लोकेशन आपको याद रखना है, इट इज लोकेटेड ऑन द ड्राई स्किन, राइट। आप आपके मैंने कहा कि दोनों जगह पे कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट है। कौन सी दोनों जगह पे? स्किन पे भी है और बकल कैविटी की लाइनिंग में भी है। तो स्किन पे है और बकल कैविटी की लाइनिंग, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि बकल कैविटी की लाइनिंग थोड़ी स्मूथ होती है, राइट, दो मल्टी लेयर है पर वो स्मूथ है, जबकि हमारा स्किन कैसा रहता है? ड्राई रहता है। तो हमारा जो स्किन है उसके जो सेल्स होते हैं उनमें डिपॉजिटेड क्या होता है? केराटिन। और केराटिन डिपॉजिटेड होता है मतलब इन सेल्स में साइटोप्लाज्म नहीं होता, पूरा ही सेल के अंदर क्या डिपॉजिट हो गया है? केराटिन, विथ नो साइटोप्लाज्म इन दीज सेल्स एंड देयरफॉर दीज सेल्स आर डेड। ये ऊपर के जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं और वो बार बार रिमूव हो जाते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, जो हमारी ड्राई स्किन पे प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि नॉन केराटिनाइज्ड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो पोर्शन ज्यादा सॉफ्टर है, ज्यादा सॉफ्ट है, मल्टी लेयर्ड है पर सॉफ्ट है, क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत स्लाइमी लेयर देखने को मिलता है, जैसे कि अवर बकल कैविटी, राइट। हमारी लाइनिंग है बकल कैविटी की, वो आपकी स्किन की तरह हार्ड या ड्राई नहीं है, वो कैसी है? थोड़ी बहुत सॉफ्ट स्किन है। तो वो जो सॉफ्ट स्किन है वहां पे क्या प्रेजेंट है? द नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। इसके अलावा बकल कैविटी के अलावा the lining of pharynx also, the lining of pharynx, okay, तो pharynx में भी हमारे नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। vagina in females, which is a part of the reproductive system, there also non keratinized epithelium will be present. Ducts of salivary gland and pancreatic gland, ducts of salivary gland and pancreatic gland, हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है उसकी डक्ट्स, क्योंकि सलाइवा कॉन्स्टेंटली रिलीज होता है तो वहां पे भी डैमेज के चांसेस ज्यादा है, तो वहां पे भी प्रोटेक्शन के लिए नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है। पैंक्रियाटिक ग्लैंड की डक्ट्स में भी यही प्रेजेंट होता है। तो केराटिनाइज्ड मींस इफ द टॉपमोस्ट लेयर इज डिपॉजिटेड विद केराटिन तो केराटिनाइज्ड कहेंगे, टॉपमोस्ट लेयर में केराटिन नहीं है तो उसे नॉन केराटिनाइज्ड कहेंगे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है वो एक स्पेशल तरह का एपिथेलियम है, क्योंकि ये ट्रांजिट करता है बिटवीन मल्टी लेयर्ड एंड यूनिलेयर। मल्टी लेयर और यूनिलेयर के बीच में ट्रांजिट करना मतलब जब ये एपिथेलियम रिलैक्स्ड होता है तो मल्टी लेयर दिखता है, पर जब ये कोई फंक्शन करता है तो ये कैसा हो जाता है? यूनिलेयर, क्योंकि ये स्ट्रेच हो जाता है। सो इट ट्रांजिट्स बिटवीन बीइंग मल्टी लेयर टू बीइंग यूनिलेयर। अब स्विच हो जाना मतलब क्या? तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है वो हमारे सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है, मतलब यूरेटर है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें प्रेजेंट होता है। अब यूरिनरी ब्लैडर जो है जैसे जैसे उसमें
यूरिन फिल होता जाता है तो ब्लैडर का जो वॉल है स्ट्रेच होता है, राइट. इनिशियली द साइज विल बी वेरी लेस but it can accommodate about 500 ml of urine. So when it accommodates urine, obviously the wall is going to be stretched. So when it is having very less urine within it, it is considered to be relaxed. When it is having more urine deposited, it is considered to be stretched out. तो जब ये stretch हो जाता है तो ये कैसा दिखता है, सिंगल लेयर दिखता है, और जब ये रिलैक्स होता है तो कैसा दिखता है, यूनिलेयर. इसीलिए मल्टी लेयर. तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम. इट इज प्रेजेंट, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, वेयर इट इज प्रेजेंट, तो हम लिख देते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स, यूरेथ्रा, एंड एज इट इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ओनली, इसे यूरोथीलियम भी कहा जाता है. मतलब ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज आल्सो कॉल्ड यूरोथीलियम. रिमेंबर वन पॉइंट इन इट, व्हेन इट इज इन अ रिलैक्स कंडीशन इट इज मल्टीलेयर्ड, एंड व्हेन इट इज कंप्लीटली फंक्शनल स्ट्रेच्ड आउट इट बिकम्स यूनिलेयर्ड. सो ये ट्रांजिट हो रहा है बिटवीन बोथ ऑफ देम, सो इट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथीलियम. ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट द कंपाउंड एपिथेलियम. अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो सेल्स होते हैं कंपाउंड एपिथेलियम या सिंपल एपिथेलियम के, ये सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स तो है नहीं. तो ये सारे सेल्स एक दूसरे से जब बहुत ही पास में रहते हैं तो ऑब्वियसली देयर शुड बी समथिंग फॉर एक्सचेंजिंग द मटेरियल बिटवीन देम, राइट. जैसे कि ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, तो ये दोनों सेल्स इतने करीब हैं कि इन दोनों में मटेरियल कई ट्रांसमिट होते होंगे, कई मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं होते होंगे. सो देयर आर स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ जंक्शंस which will be keeping a contact between neighboring cells. So now we are talking about the junctions present in the epithelial tissue. So we have discussed about the compound epithelium, and now we are discussing that the cells of the epithelial tissue are located very close to each other with very less intercellular spaces. मतलब उनके बीच में बहुत ही कम spaces रहती है. मैट्रिक्स रीजन जो होता है दो सेल्स के बीच में वो बहुत ही कम होता है. तो एनिमल सेल्स में अलग अलग तरह के जंक्शंस होते हैं, और ये जंक्शंस जो होते हैं दे हेल्प इन कम्युनिकेटिंग द टू एडजॉइनिंग सेल्स. They give a structural support also as well as a functional support to each other. So here we are mentioning the first point that the cells of epithelial tissue are closely located with very less, or you can say negligible, intercellular spaces. मतलब सेल्स के बीच में कोई भी तरह के इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं है, या तो है तो भी बहुत ही कम है. इसलिए सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, जंक्शंस. Thus animal cells have presence of, what do they have, junctions. They have presence of junctions that connects the neighboring cells, or you can say adjoining cells, and provides a structural and functional support. Right? Are you getting? देखो क्या कह रहे हैं कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, वो बहुत ही एक दूसरे के करीब लोकेटेड है, तो बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस तो नहीं है.
दूसरा कि इंटरसेल्यूलर स्पेसिस ना हो, तो ये मटेरियल को एक्सचेंज कैसे करते होंगे फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल टू द साइटोप्लाज्म ऑफ अनदर सेल, कैसे भेजते होंगे? तो इनके लिए इनके पास क्या होता है, जंक्शंस होते हैं। ये जो जंक्शंस होते हैं वो नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट तो करते ही हैं, साथ में दे गिव अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट आल्सो एज वेल एज अ फंक्शनल सपोर्ट। मतलब द वर्क कैन आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन नेबरिंग सेल्स एंड मटेरियल कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड बिटवीन द नेबरिंग सेल्स। So that can happen in the epithelial tissue just because of presence of the junctions. तो तीन तरह के junctions होते हैं, एक होते हैं tight junctions, second होते हैं adhering junctions, and the third type are the gap junctions. तो तीन तरह के junctions के बारे में हम बात करेंगे, tight junctions, adhering junctions and gap junctions. जब हम टाइट जंक्शंस की बात करते हैं, देन टाइट जंक्शंस these will be preventing the leakage of any substance across the tissue. मतलब कोई भी सब्सटेंस को टिश्यू के बाहर नहीं जाने देगा, सेल के बाहर नहीं जाने देगा. सो टाइट जंक्शंस आर नॉट मेंट फॉर एक्सचेंजिंग मटेरियल. अगर कोई दो सेल्स के बीच में टाइट जंक्शन है, इसका मतलब कि इन दोनों सेल्स के बीच में कोई भी मटेरियल एक्सचेंज या लीक आउट नहीं होगा. ओके, सो दैट इज टाइट जंक्शंस विल बी प्रेजेंट बिटवीन the cells and prevents the leakage of any substance across the tissue. मतलब अगर दो सेल्स के बीच में टाइट जंक्शन है तो कोई भी मटेरियल का एक्सचेंज का कोई चांस नहीं होता. मतलब ये दोनों अपने अपने मटेरियल को अलग रखना चाहते हैं, एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो होगा उनके बीच में टाइट जंक्शन. ठीक है. अगर हम एडहेरिंग जंक्शंस की बात करें, सो एडहेरिंग जंक्शंस नाम से ही है, एडहेर मतलब they work like a cementing region between the two nearby cells. So they are present as a cementing material between adjoining cells. Between adjoining cells मतलब बाजू बाजू के जो सेल्स हैं उनको एक दूसरे से अटैच करके रखना ताकि वो दोनों अलग ना हो जाए. ठीक है. तो सेल्स को साथ में रखना, अटैच रखना, ये किसका काम होता है? एडहेरिंग जंक्शंस का. मतलब जो कोई भी मटेरियल को लीक आउट ना होने दे, तो ऐसे जंक्शंस होते हैं टाइट. जो दो नियर बाई सेल्स को अटैच करके रखे और ज्वाइन करके रखे, वो होते हैं एडहेरिंग जंक्शंस. और थर्ड टाइप के जो जंक्शंस हैं वो हैं गैप जंक्शंस. और गैप जंक्शंस जो होते हैं ये सबसे फ्लेक्सिबल तरह के जंक्शंस होते हैं विच अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेवरल मटेरियल. सो अलाउस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ टू एडजॉइनिंग सेल्स. ठीक है. तो बाजू बाजू के जो दो सेल्स हैं उनके बीच में कुछ भी एक्सचेंज करना है, इसके साइटोप्लाज्म में से आयंस को इधर भेजना है, इधर का कोई प्रोटीन इस दूसरे सेल में भेजना है, तो दैट विल बी डन बाय विच जंक्शंस? गैप जंक्शंस. मतलब एनिमल सेल्स में जंक्शंस होते हैं. ये जंक्शंस आइदर कोई सब्सटेंस को प्रिवेंट करना हो तो टाइट जंक्शंस होते हैं, सिर्फ दो सेल्स को अटैच करके साथ में रखना है तो एडहेरिंग जंक्शंस होते हैं, और जो कुछ ना कुछ एक्सचेंज करने के काम लगते हैं वो होते हैं गैप जंक्शंस. टाइट जंक्शन से कोई भी सब्सटेंस लीक आउट नहीं कर सकता, राइट. फिर एडहेरिंग जंक्शंस जो होते हैं वो नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करके रखते हैं. एडहेरिंग जंक्शंस तो एक्चुअली हर एक एपिथेलियल सेल में होंगे, तभी सारे सेल्स एक दूसरे से इतने क्लोजली अटैच रहते हैं. और गैप जंक्शंस आर फॉर द एक्सचेंज ऑफ आयंस,
small molecules and even large molecules can be exchanged. ठीक है, गैप जंक्शन में से आयंस भी पास हो सकते हैं, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स भी पास हो सकते हैं थ्रू द गैप जंक्शंस. सो दैट इज अबाउट अवर 3 टाइप्स ऑफ जंक्शंस. तो इतना जब हम स्टडी करते हैं तो हम फिनिश करते हैं अवर टॉपिक दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. यहाँ तक हम जब डिस्कस करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने सारे ही चीजें कवर कर ली है. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू. हावेवर आज सिर्फ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू का. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपरली डिस्कस करेंगे. तो कनेक्टिव टिश्यू की जब हम बात करते हैं, नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ कनेक्टिंग. तो क्या करता होगा ये टिश्यू? इट इज गोइंग टू कनेक्ट द डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट टिश्यूज ऑफ अवर बॉडी. तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इट इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी. हमारी बॉडी में सबसे एक्सटेंसिवली अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड है टिश्यू तो वो होता है कनेक्टिव टिश्यू. हर एक सेल को कनेक्ट करना, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू का हम क्लासिफिकेशन जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कनेक्टिव टिश्यू कितनी तरह के होते हैं. आपने सबसे कॉमन एक कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा हुआ है एंड दैट इज ब्लड. Blood is the soft connective tissue that is present, or you can say fluid connective tissue. हमारी बॉडी में 2 ऐसे fluid connective tissue होते हैं, वो है blood और lymph. फिर जब हम हमारे बोन्स की बात करते हैं, हमारे कार्टिलेजेस की बात करते हैं, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, इसके अलावा हमारी स्किन के नीचे जो एरियोलर और एडिपोस टिश्यू है, जो फैट स्टोर करता है, वो भी किसका पार्ट है? कनेक्टिव टिश्यू का. तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो है कनेक्टिव टिश्यू. एंड व्हाट डज इट डू? सो कनेक्टिव टिश्यू, इट कनेक्ट्स different organs or tissues of our body. ठीक है, तो बॉडी के हर एक सेल, हर एक टिश्यू को दूसरे से कनेक्ट करना, मटेरियल को एक्सचेंज करना, ये सारा ही काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू. तो कनेक्टिव टिश्यू में होती हैं 3 चीजें. इट कंसिस्ट ऑफ 3 चीजें होती है: सेल्स, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स. कोई भी कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, वेदर वी टॉक अबाउट एडिपोस टिश्यू और वी टॉक अबाउट अवर बोन्स और कार्टिलेजेस और एनीथिंग, कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीजें आती है. सेल्स आते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सेल्स आते हैं, मैट्रिक्स आती है और फाइबर्स आते हैं. मतलब जब हम एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे थे, वी वर सेइंग दैट देयर आर नो स्पेसेस बिटवीन देम. मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेस या इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं थे. जबकि कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें सेल्स एक मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट है. मतलब सेल्स के बीच में काफी जगह होती है और बीच में मैट्रिक्स मतलब कोई मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल भी प्रेजेंट होता है. राइट, जैसे मैट्रिक्स मतलब क्या? हम जब घर बनाते हैं तो ब्रिक्स को किस पे रखते हैं? सीमेंट पे. तो सीमेंट जो है दैट इज मैट्रिक्स ऑन विच वी कीप द ब्रिक्स. राइट, सो सेम वे हियर मैट्रिक्स विल बी अ होल फ्लूइड पार्ट इन विच द सेल्स विल बी प्रेजेंट. तो कनेक्टिव टिश्यू में कल जब हम स्टार्ट करेंगे, वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू. We will talk about what is matrix made up of, whether the matrix is made up of carbohydrates or lipids or proteins, इसकी बात करेंगे. और फाइबर्स, तो कौन से टाइप के फाइबर्स होते हैं जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं. सो नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द कनेक्टिव टिश्यू. So we have discussed about the compound epithelium and now we are discussing that the cells of the epithelial tissue are located very close to each other with very less intercellular spaces. मतलब उनके बीच में बहुत ही कम spaces रहती है. मैट्रिक्स रीजन जो होता है 2 सेल्स के बीच में वो बहुत ही कम होता है.
तो एनिमल सेल्स में अलग अलग तरह के जंक्शंस होते हैं और ये जंक्शंस जो होते हैं दे हेल्प इन कम्युनिकेटिंग द टू एडजॉइनिंग सेल्स. They give a structural support also as well as a functional support to each other. So here we are mentioning the first point that the cells of epithelial tissue are closely located with very less or you can say negligible intercellular spaces. मतलब सेल्स के बीच में कोई भी तरह के इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं है या तो है तो भी बहुत ही कम है. इसलिए सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? जंक्शंस. Thus animal cells have presence of, what do they have? Junctions. They have presence of junctions that connects the neighboring cells or you can say adjoining cells and provides a structural and functional support. Right? Are you getting? देखो क्या कह रहे हैं कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, वो बहुत ही एक दूसरे के करीब लोकेटेड है. तो बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस तो नहीं है. दूसरा कि इंटरसेल्यूलर स्पेसेस ना हो तो ये मटेरियल को एक्सचेंज कैसे करते होंगे? फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल टू द साइटोप्लाज्म ऑफ अनदर सेल कैसे भेजते होंगे? तो इनके लिए इनके पास क्या होता है? जंक्शंस होते हैं. ये जो जंक्शंस होते हैं वो नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट तो करते ही हैं, साथ में दे गिव अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑल्सो एज वेल एज अ फंक्शनल सपोर्ट. मतलब द वर्क कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन नेबरिंग सेल्स एंड मटीरियल कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड बिटवीन द नेबरिंग सेल्स. So that can happen in the epithelial tissue just because of presence of the junctions. तो तीन तरह के junctions होते हैं. एक होते हैं tight junctions, second होते हैं adhering junctions and the third type are the gap junctions. तो तीन तरह के junctions के बारे में हम बात करेंगे. tight junctions, adhering junctions and gap junctions. जब हम टाइट जंक्शंस की बात करते हैं, देन टाइट जंक्शंस these will be preventing the leakage of any substance across the tissue. मतलब कोई भी सब्सटेंस को टिश्यू के बाहर नहीं जाने देगा, सेल के बाहर नहीं जाने देगा. सो टाइट जंक्शंस आर नॉट मेंट फॉर एक्सचेंजिंग मटेरियल. अगर कोई दो सेल्स के बीच में टाइट जंक्शन है, इसका मतलब कि इन दोनों सेल्स के बीच में कोई भी मटेरियल एक्सचेंज या लीक आउट नहीं होगा. ओके, सो दैट इज टाइट जंक्शंस विल बी प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स एंड प्रिवेंट्स द लीकेज of any substance across the tissue. मतलब अगर दो सेल्स के बीच में टाइट जंक्शन है तो कोई भी मटेरियल का एक्सचेंज का कोई चांस नहीं होता. मतलब ये दोनों अपने अपने मटेरियल को अलग रखना चाहते हैं, एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो होगा उनके बीच में टाइट जंक्शन. ठीक है. अगर हम एडहेरिंग जंक्शंस की बात करें, सो एडहेरिंग जंक्शंस नाम से ही है, एडहेर मतलब they work like a cementing region between the two nearby cells. So they are present as a cementing material
between adjoining cells, between adjoining cells मतलब बाजू बाजू के जो सेल्स हैं उनको एक दूसरे से अटैच करके रखना ताकि वो दोनों अलग ना हो जाए, ठीक है। तो सेल्स को साथ में रखना, अटैच रखना, ये किसका काम होता है? एडहेरिंग जंक्शंस का। मतलब जो कोई भी मटेरियल को लीक आउट ना होने दे, तो ऐसे जंक्शंस होते हैं टाइट। जो दो नियर बाई सेल्स को अटैच करके रखे और ज्वाइन करके रखे, वो होते हैं एडहेरिंग जंक्शंस। और थर्ड टाइप के जो जंक्शंस हैं वो हैं गैप जंक्शंस। और गैप जंक्शंस जो होते हैं ये सबसे फ्लेक्सिबल तरह के जंक्शंस होते हैं विच अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेवरल मटेरियल, सो अलाउस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म of two adjoining cells, ठीक है। तो बाजू बाजू के जो दो सेल्स हैं उनके बीच में कुछ भी एक्सचेंज करना है, इसके साइटोप्लाज्म में से आयंस को इधर भेजना है, इधर का कोई प्रोटीन इस दूसरे सेल में भेजना है, तो दैट विल बी डन बाय विच जंक्शंस? गैप जंक्शंस। मतलब एनिमल सेल्स में जंक्शंस होते हैं, ये जंक्शंस आइदर कोई सब्सटेंस को प्रिवेंट करना हो तो टाइट जंक्शंस होते हैं, सिर्फ दो सेल्स को अटैच करके साथ में रखना है तो एडहेरिंग जंक्शंस होते हैं, और जो कुछ ना कुछ एक्सचेंज करने के काम लगते हैं वो होते हैं गैप जंक्शंस। टाइट जंक्शन से कोई भी सब्सटेंस लीक आउट नहीं कर सकता, राइट। फिर एडहेरिंग जंक्शंस जो होते हैं वो नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करके रखते हैं। एडहेरिंग जंक्शंस तो एक्चुअली हर एक एपिथेलियल सेल में होंगे, तभी सारे सेल्स एक दूसरे से इतने क्लोजली अटैच रहते हैं। और गैप जंक्शंस आर फॉर द एक्सचेंज ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स and even large molecules can be exchanged, ठीक है। गैप जंक्शन में से आयंस भी पास हो सकते हैं, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स भी पास हो सकते हैं थ्रू द गैप जंक्शंस। सो दैट इज अबाउट अवर 3 टाइप्स ऑफ जंक्शंस। तो इतना जब हम स्टडी करते हैं तो हम फिनिश करते हैं अवर टॉपिक दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ तक हम जब डिस्कस करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने सारे ही चीजें कवर कर ली है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। हावेवर आज सिर्फ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू की जब हम बात करते हैं, नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ कनेक्टिंग, तो क्या करता होगा ये टिश्यू? इट इज गोइंग टू कनेक्ट द डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट टिश्यूज ऑफ अवर बॉडी। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इट इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे एक्सटेंसिवली अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड है टिश्यू तो वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। हर एक सेल को कनेक्ट करना, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का हम क्लासिफिकेशन जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कनेक्टिव टिश्यू कितनी तरह के होते हैं। आपने सबसे कॉमन एक कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा हुआ है एंड दैट इज ब्लड। Blood is the soft connective tissue that is present, or you can say fluid connective tissue. हमारी बॉडी में दो ऐसे fluid connective tissue होते हैं, वो है blood और lymph. फिर जब हम हमारे बोन्स की बात करते हैं, हमारे कार्टिलेजेस की बात करते हैं, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके अलावा हमारी स्किन के नीचे जो एरियोलर और एडिपोस टिश्यू है जो फैट स्टोर करता है, वो भी किसका पार्ट है? कनेक्टिव टिश्यू का। तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो है कनेक्टिव टिश्यू। एंड व्हाट डज इट डू? सो कनेक्टिव टिश्यू इट कनेक्ट्स different organs or tissues of our body, ठीक है। तो बॉडी के हर एक सेल, हर एक टिश्यू को दूसरे से कनेक्ट करना, मटेरियल को एक्सचेंज करना, ये सारा ही काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में होती हैं 3 चीजें। इट कंसिस्ट ऑफ 3 चीजें होती है, सेल्स, मैट्रिक्स
कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, वेदर वी टॉक अबाउट एडिपोज टिश्यू और वी टॉक अबाउट अवर बोन्स और कार्टिलेजेस और एनीथिंग, कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें आती है। सेल्स आते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सेल्स आते हैं, मैट्रिक्स आती है और फाइबर्स आते हैं। मतलब जब हम एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे थे, वी वर सेइंग दैट देयर आर नो स्पेसेस बिटवीन देम, मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेस या इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं थे। जबकि कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें सेल्स एक मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट है, मतलब सेल्स के बीच में काफी जगह होती है और बीच में मैट्रिक्स मतलब कोई मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, राइट। जैसे मैट्रिक्स मतलब क्या, हम जब घर बनाते हैं तो ब्रिक्स को किस पे रखते हैं, सीमेंट पे, तो सीमेंट जो है दैट इज मैट्रिक्स ऑन विच वी कीप द ब्रिक्स, राइट। सो सेम वे हियर मैट्रिक्स विल बी अ होल फ्लूइड पार्ट इन विच द सेल्स विल बी प्रेजेंट। तो कनेक्टिव टिश्यू में कल जब हम स्टार्ट करेंगे, वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू. We will talk about what is matrix made up of, whether the matrix is made up of carbohydrates or lipids or proteins, इसकी बात करेंगे. और फाइबर्स, तो कौन से टाइप के फाइबर्स होते हैं जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं. सो नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द कनेक्टिव टिश्यू.